दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। जो बाइडेन ने रवानगी से पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर का दरवाज़ा खोला। यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागने की दी इजाज़त। हाउथीज ने लगातार दूसरी रात किया हमला। याहिया सारी ने बताया 2 इजरायली शहरों को यमनी ड्रोन्स ने हिलाया। गजा में इजराइल के 3 फौजियों की गई जान। नॉर्थ गजा बन रहा आईडीएफ का कब्रिस्तान। मरने वालों में पूर्व आईडीएफ चीफ का भतीजा भी शामिल। हिजबुल्लाह को बड़ा झटका। मीडिया रिलेशन चीफ की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत। और ईरान ने अमेरिका से की मुआवजे की मांग। नुकसान के लिए अरबों डॉलर मांगे। चलिए सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपना ऑफिस व्हाइट हाउस अपनी कुर्सी छोड़ने से महज 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो बेहद खतरनाक है। यह फैसला रूस को एक बड़ी जंग के छेड़ने पर मजबूर कर सकता है। रूस एक बड़ी जंग में बहुत से ममालिक को मुलव्विस कर सकता है। जो बाइडेन ने पहली बार यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर मिलिट्री अड्डों पर हमले करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इन मिसाइलों को अमेरिका ने ही यूक्रेन के हवाले किया था। यूक्रेन को ये मिसाइल्स अमेरिका से मिली थी, इजाज़त नहीं मिली थी, अब वो मिल गई है। एक लंबे वक्त से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगने की बातें सामने आती थी, लेकिन अमेरिका रद्द कर देता था। लेकिन कल रूस की तरफ से एक भयंकर हमला हुआ। 210 मिसाइलें और ड्रोन्स दागे गए। बड़ी तबाही मची यूक्रेन में और उसके बाद ये खतरनाक इजाज़त दी गई है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच बीते 33 महीनों से एक ज़बरदस्त जंग जारी है, लेकिन मोड़ अब आया है, टर्निंग पॉइंट अब आया है। जंग की शुरुआत के बाद ये पहला मौका है कि जो बाइडेन ने यूक्रेन को उन मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है जो अमेरिका से ही सप्लाई की गई थी। सोर्सेज ने इस बात का ये दावा किया है, पुख्ता किया है कि बाइडेन का ये फैसला अमेरिका की पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है, जिसे आप हेडलाइंस में भी देख रहे होंगे। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस और बाकी मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हवाले से खबर आई कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ कोरिया का जो सपोर्ट हासिल किया उसे अपने साथ जोड़ा। नॉर्थ कोरिया के जो हज़ारों फौजी अपनी फ़ौज में मिलाकर यूक्रेन की सरहदों पर हमले किए, उससे माहौल बदल गया। उससे बाइडेन ने ये इजाज़त यूक्रेन को दे दी। अब मुमकिन है कि कुछ बहुत गड़बड़ होगी पूरी दुनिया में। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि दुनिया अब एक मल्टी फ्रंट जंग की तरफ बढ़ रही है। मैं अब भी इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कहूं या ना कहूं, समझ में नहीं आता कि उस तरफ बढ़ रही है नहीं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन इसका बदला लेते हुए यमन के हाउथीज के अलावा इराक और सीरिया के मूवमेंट्स को कुछ बड़े हथियार देकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचाने की चाल चलते हैं या नहीं। क्योंकि अगर यूक्रेन के साथ अमेरिका ने रूस को और ज़्यादा उलझा दिया है तो रूस भी एक कोशिश करेगा कि वेस्ट को, नेटो को, अमेरिका को कहीं ना कहीं उलझाया जाए, उन्हें भी कमज़ोर किया जाए। वो कमज़ोर होंगे तो यूक्रेन ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा और रूस के लिए कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी। क्या मिडिल ईस्ट वो जंग का मैदान बनने जा रहा है जहां पर रूस अमेरिका को उलझा देगा? पता नहीं, इसे देखना होगा, परखना होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। आज इस पर बहुत से लोग बात करेंगे, हो सकता है हम अलग से स्पेशली इस पर बात करें। चलिए आते हैं मिडिल ईस्ट पर, वेस्ट एशिया पर। यमन के हाउथीज ने 16 की रात एक हमला किया था। उसकी खबर हमने कल 17 में आपको दिखाई। 17 की शाम फिर हमला किया, जिसकी खबर इंडिया में 18 नवंबर लगने के बाद आई। मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले यमन के हाउथीज ने फिर से एक ड्रोन्स की बौछार की, एक ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ हमला किया है इजराइल के 2 इलाकों पे। एक है साउथ इलाके में बसने वाला, इजराइल के कब्जे वाले साउथ इलाके में एशकेलॉन, ये गजा से भी करीब में लगता है, और दूसरा याफा। इन दोनों जगह याहिया सारी ने कल ये आपको ग्राफिक प्लेट जो आप दिख रही है उनके फोटो के साथ, ये डिटेल के साथ उन्होंने लिखी है। आप इसे जूम इन करके पढ़ सकते हैं कि याहिया सारी ने, यमनी आर्म फोर्सेस ने ये दावा किया है कि याफा में और एशकेलॉन में जो ड्रोन्स जाकर यमनी हाउथीज के गिरे हैं, यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के, उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है, तभी वो गिरे हैं। यानी कि जहां पर लगाया था निशाना वहीं जाकर गिरे हैं। और इन्होंने बड़े नुकसान का दावा किया है कि इजराइल का नुकसान हुआ है। मैं जब खबर दे रहा हूं तो याहिया सारी का वीडियो नहीं आया था फिलहाल,
آپ تک جب یہ پہنچے گا اس میں بھی اس سے زیادہ الگ بات نہیں ہوگی. پہلے پلیٹس آتی ہیں پھر ان کا ویڈیو بیان آتا ہے. تو یمن کے حوثیز نے اپنا دائرہ بڑھا دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 فوجیوں کی تصویر ہے جو غزہ میں مارے گئے ہیں. غزہ میں تو ہر روز بے گناہ معصوم مارے جاتے ہیں، لیکن جب یہ 3 تصویریں آتی ہیں تو کہیں کہیں ان کا ذکر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ 13، 14، 15 مہینے کی جنگ میں اسرائیل کے ہاتھ خالی ہیں. نہ صرف خالی ہیں بلکہ ان سے بہت کچھ جا رہا ہے. ان میں سے ایک تصویر جو رائٹ میں ہے وہ کل ہم نے دکھائی تھی. یہ 21 سال کا بندہ تھا اور 2 اور مارے گئے ہیں. ان میں جو ایک بندہ ہے خاص طور سے بیچ میں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ IDF کی چیف رہ چکے. IDF کے سمجھ رہے ہو؟ 2015 میں جو بندہ IDF کا چیف تھا اس کا بھتیجا ہے یہ بیچ والا. گادی ایزنکوٹ کا بھتیجا ہے. آپ ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے گا. وہ ایک تو پولیٹیکل پارٹی کا بندہ بھی ہے، اسرائیلی پولیٹیکل پارٹی کا، اور اس کے علاوہ وہ چیف آف سٹاف بھی رہا، IDF کا جنرل بھی رہا. اور میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو گادی ایزنکوٹ لیفٹیننٹ جنرل رہا اور یہ 21واں چیف آف سٹاف تھا IDF کا. اس بندے کا یہ بھتیجا مارا گیا. یہ بڑا نقصان ہے، یہ بڑا نقصان ہے. حماس کے القسام بریگیڈ کے سنائپرز نے انہیں دور سے گولی ماری اور کچھ جگہ کلیش میں حماس کے بندوق دھاریوں کے ہاتھوں یہ لوگ گولی کھا کر مارے گئے. یہ 3 لوگ ہیں. ان کا نام ہے کیپٹن یوگیو پازی، سارجنٹ فرسٹ کلاس ایدین کینان اور اسٹاف سارجنٹ نوام اینتان. تینوں کی عمر ہے 21 سال، 22 سال، 21 سال. بس اتنی سی عمر میں یہ چھوڑ گئے اس دنیا کو. خیر جو بھی ہے، یہ آپ کو تصویریں سر دکھانی تھی. لیکن 110 فلسطینی غزہ سے کل اس دنیا کو چھوڑ گئے. غزہ میں اتنی زبردست بمباری ہوئی، یہ آنکڑا میں نے جو کل آپ کو 96 بتایا تھا بڑھ کر 110 ہو گیا. یہ بتایا جا رہا ہے المائدین کی خبر میں کہ قتل و غارت بھینکر ہوا ہے. 110 لوگ شہید ہوئے ہیں سینٹرل غزہ میں، خاص طور سے دیر البلا میں، جہاں پر ایک فیملی بلڈنگ پر بم گرایا گیا. 70 لوگ تو وہیں شہید ہو گئے. اب یہ صلاح الدین اسٹریٹ کی طرف جو کچھ فیملیز بھاگ بھی رہی تھی غزہ میں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے حملے کیے گئے. یہ بتایا گیا ان میں سے بھی کچھ لوگ مارے گئے ہیں. کوئی بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا، ویسے تو کوئی بچ ہی نہیں رہا. حماس نے، المسیرہ کی خبر ہے، حماس نے اسے فاسسٹ آکوپیشن آرمی بتایا ہے. IDF کو فاسسٹ آکوپیشن آرمی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے بیت لاہیہ میں قتل و غارت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کسی بھی اعتبار سے انسانوں کی حرکت نہیں ہے. حزب اللہ کے لیے بڑا جھٹکے والا شام رہی. کل شام ہمارے پاس یہ خبر تھی لیکن اسرائیلی حوالوں سے تھی اس لیے ہم نے دکھائی نہیں. لیکن رات آتے آتے پھر المائدین نے بھی کہا، جو لیبنیز ویب سائٹ ہے، کہ ہاں ان کے میڈیا ریلیشن چیف محمد عفیف اسرائیل کے ہوائی حملے میں مارے گئے. حزب اللہ کے لیے بڑا جھٹکا ہے. محمد عفیف کی خبر ہم نے پرسوں ہی دکھائی تھی. انہوں نے کہا تو بھئی کسی بھی قیمت پر جو شرطیں اسرائیل کی ہیں وہ ناقابل منظور ہیں، ناقابل برداشت، تو ان پر تو سیز فائر نہیں ہوگا. جو ہماری شرائط ہیں انہی پر ہوگا تو ہوگا. محمد عفیف حزب اللہ کی بات کو دنیا کے سامنے میڈیا کے تھرو لاتے تھے. میڈیا ریلیشن چیف تھے. باقی ساری دنیا سے کیسے بات کرنی ہے وہی طے کرتے تھے. حسن نصر اللہ کی تصویروں کے ساتھ اکثر انہیں انٹرویوز میں دیکھا جاتا تھا. یہ ان کی تصویر ہے جن کے آگے کئی مائک لگے ہیں. پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تصویر آئی. تو حزب اللہ کے لیے بڑا جھٹکا ہے. بہت زبردست بمباری کی. لیبنیز بات پارٹی کا جو دفتر ہے وہاں یہ مارے گئے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے. 2 لبنان کی آرمی کے فوجی بھی مارے گئے اسرائیلی حملوں میں. ایک آرمی پوسٹ ہے حسبیہ میں، وہاں پر. اب لبنان کی آرمی کیا اسرائیل سے بدلہ لے گی IDF سے؟ نہیں، بھول جائیے. حزب اللہ الگ ہے، لبنان کی آرمی الگ ہے. ان دونوں کا معاملہ الگ چلتا ہے. حزب اللہ کا کنٹرول ساؤتھ لبنان میں، باقی لبنان میں نہیں. تو ان کی آرمی کیا بدلہ لے گی جب ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں؟ نہ یونیفل لے رہے ہیں، نہ یہ لوگ لے رہے ہیں، کوئی نہیں لے گا. پورے بیروت میں کسی کے دم اور گودا نہیں ہے کہ یہ پوچھیں کہ تم ہمارے شہروں میں ہماری سورنٹی پر، ہماری خود مختاری پر کیسے حملہ کر رہے ہو؟ تم کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اتنا دم کہاں ہے؟
Iran's defense chief vows continued support for resistance in Syria. ईरान के जो डिफेंस चीफ हैं उन्होंने फिर से अपना हलफ दोहराया है कि सीरिया में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं उनके लिए ईरान का सपोर्ट जारी रहेगा, वो किसी भी वजह से डिगेगा नहीं। अभी आपको पता है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब के एडवाइज़र सीरिया और लेबनान के दौरे से लौटे हैं। अब ये बात जो है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कही है और कहा है कि सीरिया के जो मूवमेंट्स हैं और जो आर्मी टेररिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ रही है, हम उन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ISIS के ख़िलाफ़ लड़ने में उनका साथ देते रहेंगे। साथ ही एक बंद मैसेज था कि इज़राइल के ख़िलाफ़ भी पूरा सपोर्ट जारी रहेगा। ईरान ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की US से डिमांड की है। कहा है कि कई दशकों तक, कई दहाइयों तक जिस तरीके से सैंक्शन लगाकर अमेरिका ने ईरान का नुकसान किया है, उससे कहीं जो है हमारा जो नुकसान और मुआवजा बनता है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का होता है। हमें ये नुकसान की भरपाई चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमारे ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर बनते हैं अमेरिका पर, और इसके अलावा ये भी कहा दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी टेररिज्म फैल रही है, टेररिज्म को सपोर्ट मिल रहा है या स्पॉन्सरशिप मिल रही है, उसके पीछे वाशिंगटन का हाथ है। IRGC के चीफ तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर है, उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं गज़ा और लेबनान की, वो IRGC से इंस्पायर्ड हैं। हमने दिखाया है दुनिया को कैसे सब्र करके मुश्किल हालात में कम रिसोर्सेज के साथ मुकाबला करते हुए डटे रहना है और उसके बाद आपको फतह मिलती है। बोली यही जुझारूपन अब लेबनान का हिजबुल्लाह मूवमेंट और हमास का अल-कस्साम ब्रिगेड जो है वो गज़ा में दिखा रहे हैं। चाइना ने यमन के मिलिट्री ऑपरेशंस को, जो ऑनगोइंग टेंशन्स हैं और इवेंट्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में और ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन में, उससे जोड़ा है। उन्होंने कहा है चाइना की तरफ से कि जो है यमन को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी अगर फ़लस्तीन में ये हमले ना होते। तो ये स्पोक्स पर्सन है चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिन जियान, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने ये बात कही है कि भाई फ़लस्तीन में हमले बंद हो जाएं, यमन भी हमले बंद कर देगा। यमन को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जहाज़ों पर हमले करे। पोप जो हैं सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु, उन्होंने कहा है कि अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि फ़ौरन इसकी जांच बैठाई जाए, क्या वाकई गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है। नहीं पता नहीं पोप को कोई तस्वीरें दिखाता है नहीं दिखाता है, लेकिन पोप के पास अगर इन्वेस्टिगेशन होकर हाँ में जवाब आ गया तो भी क्या हो जाएगा। UN क्या कर ले रहा है, क्या कर ले रहा है कुछ। पोप अमेरिका से बड़ी पावर तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग शो देखने के लिए। उम्मीद ये करता हूँ आपको 3-4 खबरें तो सबसे पहले दी होंगी। यमन का दूसरे दिन हमला, रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को मिसाइल लंबी दूरी की दागने की इजाज़त, और 1-2 और ख़बरें। तो मीडिया जो उनके सलाहकार हैं या जो हिजबुल्लाह के मारे गए, कोशिश ये होती है कि थोड़ा लेट हो जाए शो, लेकिन आपको अपडेटेड और नई खबरें मिले। मैं कभी खबर रिपीट नहीं करता, आपको पता होगा, आप ये नोट करते होंगे। सिर्फ ताज़ी खबर देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जब तक कोई खबर बहुत बड़ी ना हो जाए या उसमें नया डेवलपमेंट ना हो जाए, तब तक उसे रिपीट नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।